हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर सेकंड के लेक्चर 10 में हम मेरिट और लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कि क्या इसके मेरिट है, क्या इसके डीमेरिट है। ठीक है, तो लिमिटेशन, हम डीमेरिट को भी लिमिटेशन बोलते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। लिमिटेशन मीन्स डीमेरिट ही होती है या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, कितने मेंबर होने चाहिए उसमें मिनिमम, एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है, और उसके डिफरेंट हमने फीचर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, मेंबर क्यों एडमिशन लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या सोच के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें आज। तो हम स्लाइड के थ्रू इसको कोशिश करेंगे समझने की। तो देखिएगा, स्लाइड फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। इक्वल वोटिंग राइट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इक्वल वोटिंग राइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मीन्स उसका कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, कंट्रीब्यूट कर रखा हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हर पर्सन का एक वोट होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये एक अच्छी बात है, ये मेरिट में कवर करेंगे हम, क्योंकि इससे क्या होता है, मोनोपोली नहीं आती। मोनोपोली इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का सिंगल राइट, वो नहीं होता। जितने भी मेंबर होते हैं सबके सेम राइट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, ये देखिएगा, ईच मेंबर इज हैविंग इक्वल वोटिंग राइट। सभी मेंबर का क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी ना हो। हमने एग्जाम्पल किया था ए और बी का, अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में, उसमें हमने लिखा था कि ए का कंट्रीब्यूशन था वो लाख में था और इसका था 10,000 के आसपास। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन दोनों का एक एक वोट था, एक वोट इसका, एक वोट इसका। हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो इसके उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी वोटिंग मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फिर उससे क्या होगा, मोनोपोली आ जाएगी। फिर जो पैसे वाले जो मेंबर्स होते हैं, फिर वो पूरा कंट्रोल कर लेंगे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। लेकिन ऐसा नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है उसका नाम होता है वन मैन वन वोट। ठीक है ना, वन मैन वन वोट। और वोटिंग किस लिए होती है, जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसको इलेक्ट किया जाता है ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, कंट्रोल कर सके। अगर मिस्टर ए को ज़्यादा वोट दे दिया जाएगा, मान लो मैं कहता हूँ कि इसके 100 वोट है अकॉर्डिंग टू उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और इसका एक वोट है, के पास 100 वोट हो जाएंगे एंड मिस्टर बी के पास 1 वोट होगा। तो इससे क्या होगा, पूरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजिंग बोर्ड है, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी बोलते हो, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, वो मिस्टर ए के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा पावर है वो मिस्टर ए के पास में है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 100 वोट है। तो इससे क्या होता है, मोनोपोली करेगा मिस्टर ए, अपनी चलवाएगा वहाँ पे, अपने जो रूल्स है रेगुलेशन है वो फॉलो करवाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि गलत बात होती है। तो ये एक अच्छी बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि यहाँ पे वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंड स्लाइड देखिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। हमने पढ़ा था कि जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, मीन्स एक्सटेंड टू देयर कंट्रीब्यूशन। ये दे भी रखा है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहाँ तक हो सकता है, उसके अलावा उसे कोई पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। मीन्स उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये भी हमने फीचर्स में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। स्टेबल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था कि इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है।
इसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। और जब रजिस्टर्ड हो जाती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। जब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी तो मेंबर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इनसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इन सब से हमारे जो सोसाइटी है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो चुकी है। ठीक है, क्लियर। इकोनॉमी एंड ऑपरेशन। इकोनॉमी मीन्स होता है सस्ता, अपन बोलते हैं ना सस्ता, चीपर। अब ये ऑपरेशन में सस्ता कैसे होती है, इसकी जो वर्किंग होती है वो किस बेस पे होती है। यहाँ पे सारे जो काम करते हैं वो मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मीन्स हमने पढ़ा था ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक दूसरे के लिए मिलके काम करते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉफिट बेस पे काम नहीं किया जाता। वहाँ पे जो मेन पर्पज होता है वो वेलफेयर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, इकोनॉमी होता है काफी। टू एलिमिनेट मिडिल मैन द मेंबर ऑफर होनररी सर्विस टू सोसाइटी विच विल इन टर्न रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अमूल का आप एग्जांपल ले लो। अमूल जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें क्या था, जब पहले खेड़ा ये मिल्क सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड थी, तो स्टार्टिंग में 1946 में इसके जो मिल्क प्रोड्यूसर थे उनका जो भी वो मिल्क प्रोड्यूस करते थे वो मिडलमैन के थ्रू मार्केट में सेल करते थे। तो आपको पता है कि मिडलमैन अगर बीच में आता है तो वो भी अपना कमीशन रखेगा, ठीक है, वो दोनों साइड से कमीशन लेगा, मैन्युफैक्चर से भी लेगा और प्रोड्यूसर से भी लेगा, ठीक है ना। मीन्स जहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा वहाँ से भी, और जो कंपनी जो फिनिश्ड गुड्स बना रही है वहाँ से भी, दोनों साइड से कमीशन लेगा। तो उन्होंने क्या क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। मीन्स अब वो डायरेक्ट जो दूध था वो डायरेक्ट फैक्ट्री वालों को देने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों साइड का जो भी कमीशन मिडिल मैन लेता था उस कमीशन का कुछ पार्ट प्रोड्यूसर को मिलना लग गया, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, उसको रीजनेबल प्राइस मिल गया। दूसरी बात, एक लार्ज स्केल पे काम स्टार्ट हुआ, और जब आपको पता है कि कोई भी लार्ज स्केल पे कोई फंक्शन किया जाता है, कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है, पर यूनिट कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, कम आती है, ठीक है। आप किसी एक चीज़ का प्रोड्यूस करते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर आप 1000 गुड्स का प्रोड्यूस करते हो तो अगर पर यूनिट आप उसका एवरेज निकालोगे कॉस्ट का तो वो हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो उसी बेस पे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काम करता है कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सभी मिलके काम करते हैं। तो जब मिलके काम करेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये क्या पड़ेगा हमारे को, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से वे में काम करती है, डेमोक्रेटिक वे में काम करती है। डेमोक्रेटिक वे उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। मीन्स पब्लिक उसको वोट के थ्रू उसको इलेक्ट करती है, उसको चुनती है, फिर वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेज करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक वे में इसका सारा कंट्रोल होता है। तो इट इज ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट सच एज लो टैक्स, उसका टैक्स रेट कम होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराता है, ग्रांट भी देता है, और लोन होता है वो वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बहुत सारा सपोर्ट करती है, ठीक है ना। और डेमोक्रेटिक का आप याद रख लेना कि हमारी एक ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेमोक्रेटिक वे में हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, डीमेरिट नहीं है, क्योंकि इसमें पब्लिक का रोल होता है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको मैनेजमेंट में बिठाएगी। तो डेमोक्रेटिक वे है
हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लास्ट मेरिट देखिएगा, इजी फॉर्मेशन। वैसे हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कौन सा होता है, मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा होता है, कमेंट में डालिएगा कौन सा होता है, 1912। वेरी गुड। और कितने मेंबर होते हैं मिनिमम, 10 अडल्ट मेंबर, ये जरूर लिखना साथ में। मेंबर कोई से भी हो सकते हैं, माइनर और अडल्ट, लेकिन हमें 10 अडल्ट मेंबर चाहिए। अगर हमारे पास 10 मेंबर हैं और हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें देखिएगा, नो कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन क्या है, ईजी। ठीक है, एक आप पॉइंट और भी लिख सकते हो, क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो एसोसिएशन होता है वो क्या था, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। तो ये भी एक क्या फायदा है, एक मतलब मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। यहाँ कोई भी बंदा जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, तो ये भी क्या एक बेनिफिट है। अगर मान लो किसी पर्सन ने कुछ सोच के इसमें ज्वाइन कर लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाद में उसको लग रहा है कि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको शूट नहीं कर रहा, तो वो उसको क्या कर सकता है, लिव कर सकता है। बट आपने मैंने बताया था कि लिव करने से पहले उसको पेरियर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स फ्री टू ज्वाइन एंड आल्सो लिव, बट बिफोर लिव दे सर्व ए नोटिस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो वही पॉइंट आप इसको यहीं एक्सप्लेन में डाल दीजिएगा, इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या एक मेरिट है, पॉइंट ऑफ व्यू मेंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की आज की, वो है हमारा डीमेरिट। अब आपको पता है कि जितने भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ उसके डीमेरिट होते हैं, जिसको हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इन डीमेरिट का पता होना चाहिए ताकि हम टाइम रहते हुए इन डीमेरिट से दूर हो सकें। ठीक है, इसको कम कर सकें। ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या होते हैं, देखिएगा स्लाइड फर्स्ट। लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उसमें 1 पर्सन 1 वोट का रूल फॉलो किया जाता है। ये आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में। मीन्स आप 100 रुपीज का इन्वेस्ट करो तो भी आपका 1 वोट, आप 1 लाख का इन्वेस्ट करो तो भी आपका 1 वोट, और अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो भी आपका 1 वोट। तो अब आप ये बताइए, एज ए बिजनेसमैन आप ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जहां पे आपका सिंगल वोट रहेगा, मीन्स आपका कंट्रोल सेम रहेगा चाहे आप कितने भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करो। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं या जो जिसके पास पैसा होता है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, वो ऐसे वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा आता है या उसका कंट्रोल रहता है। यहाँ पे कोई कंट्रोल तो रहता नहीं है, सेम वोट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस वेंचर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया। ठीक है, ये देखिए आप नीचे देखिएगा, 1 वोट प्रिंसिपल रिवर्ट। रिवर्ट में क्या होता है, टर्न बैक। ठीक है ना, वो टर्न हो जाते हैं, मीन्स जो उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा वापस से निकाल ले जाते हैं अपना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल तो आपके पास है नहीं। ठीक है,
और दूसरा रीजन इसमें है कि लो रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मीन्स होता है, हम पढ़ेंगे बाद में आगे जाके, डिविडेंड मीन्स होता है जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रिटर्न क्या आ रहा है, वो होता है डिविडेंड। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो हमने मनी इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो होता है डिविडेंड। और वो इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉफिट बेस पे काम नहीं करती, ये वेलफेयर बेस पे काम करती है। और जब वेलफेयर बेस पे काम करेगी तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो रिटर्न होता है वो बहुत लो होता है। तो इन दो रीजन की वजह से ये हमारे दो रीजन्स है, एक तो वन मैन वन वोट वाला और एक लो रेट ऑफ डिविडेंड वाला। ठीक है ना? मीन्स जो रिटर्न है, हमारा जो पैसा इन्वेस्ट करके है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी वेरी लो होती है। तो इनकी वजह से जो मेंबर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्ट मीन टर्न बैक, मतलब अपनी जो, अगर उसने या तो कैपिटल इन्वेस्ट करते नहीं है, अगर उसने कर रखी है तो वो उसको वापस से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक डीमेरिट है, इसलिए उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसको। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना इफिशिएंट नहीं होता मैनेजमेंट। उसका क्या रीजन है देखिएगा ध्यान से। ऑफिस बीयरर आर इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर। इसके जो भी मेंबर है वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, और वोट के थ्रू क्या होता है, जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब डेमोक्रेटिक वे में जिस बंदे की जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उस हिसाब से अपना इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है ना? तो कोई ये जरूरी नहीं है कि उसमें मैनेजमेंट का क्वालिटी हो। तो आप इसमें लिखिएगा, कुछ मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। एक रीजन तो ये लिख दीजिए कि ऑफिस बेरर आर इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर। मैनेजमेंट बोर्ड आर इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर। ठीक है, एक तो ये मेंबर के थ्रू इलेक्टेड होते हैं, दूसरा वो रख भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो आप इसमें लिखिए, दे आर अनेबल टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर। एम्प्लॉय मीन होता है रखना, एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज ऑफ देयर inability to pay देम, किनको, एम्प्लॉय को जो रखेंगे, हायर सैलरी। क्योंकि यहाँ पे जो फंड होता है वो लिमिटेड फंड होता है, अगर वही पैसा हम एक्सपर्ट मैनेजर रख लें और उनको पे कर दें सैलरी के फॉर्म में, तो फिर हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, अल्टीमेटली हम वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मेनली दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता जितना एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सब कुछ डेमोक्रेसी के थ्रू चलता है, और डेमोक्रेसी में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट को हम इलेक्ट कर रहे हैं वो इफिशिएंट हो। ओके, डिमेरिट नंबर थर्ड, लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। अब हमने पढ़ा था लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी, आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था फॉर्म, उसमें क्या होता था, सीक्रेसी मेंटेन रहती थी। ठीक है, क्योंकि वो एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और एक वहाँ पे कोई लीगली
हमारे अकाउंट वगैरह पब्लिश करना नहीं होता था, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो सबको बताए जाते हैं, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, मेंबर के लिए करते हैं। तो मेंबर्स को, सोसाइटी को जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो ओपनली डिस्कस किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, ठीक है ना। एक सोसाइटी जो एक्ट होता है उसका एक हमारी एक सेक्शन होती है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज वगैरह अराइज हुए हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो सभी मेंबर के साथ डिस्कस करने जरूरी होते हैं। तो जब सभी मैटर को मेंबर के साथ डिस्कस किया जाएगा तो क्या सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आप इसको देखिएगा, द जनरल बॉडी ओपनली डिस्कस ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी सीक्रेसी। कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती, सारे इशू को मेंबर के साथ डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पब्लिक ने इलेक्ट किया है, हमने मेंबर ने इलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो अगर हम बताएंगे नहीं तो फिर वो हमें इलेक्ट क्यों करेंगे, वो हमें हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, जैसे अपने एमपी एमएलए होते हैं, इनको हम पब्लिक इलेक्ट करती है तो इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है पब्लिक को कि क्या हमारे फैक्ट्स फिगर हैं। सेम टू सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो मैनेजिंग कमेटी होती है उनको मेंबर्स को बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी होती है, तो इससे सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती। तो ये डिमेरिट हो गया लैक ऑफ विजन सीक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने अभी मेरिट पढ़ा था तो उसमें एक मेरिट देखा था हमने कि गवर्नमेंट होता है वो बहुत सारी बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, हमारी बहुत सारी प्रिविलेज प्रोवाइड कराती है, लाइक लो टैक्स रेट, लो इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज। तो ये हमने पढ़े थे, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराएगी तो गवर्नमेंट आपके जो फंक्शनिंग है उसको में इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। जब कोई पर्सन बेनिफिट दे रहा है किसी चीज़ का तो वो अपना कंट्रोल भी रखेगा, उसमें उसका ध्यान भी रखेगा कि जिस पर्पज़ के लिए जो सब्सिडी या जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्पज़ हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वगैरह कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं जिसको इसको फॉलो करना पड़ता है। मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, सीधी सी बात को तो हम कुछ नोट्स लिखेंगे इसके बारे में, तो आप भी साथ साथ लिखिएगा। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर, प्रिविलेज मीन्स जो फैसिलिटी दी थी, जो हमने पढ़ी थी सारी, बाय द गवर्नमेंट। अब क्या करेगा उसके बदले में, इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेज ऑफर बाय द गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई वेरियस सर्वल रूल एंड रेगुलेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई, उसको बहुत सारे जो रूल्स है रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उन रूल को कंप्लाई नहीं करोगे तो फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह या जो प्रिविलेज ऑफर आपको दे रही है वो गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम जो भी बेनिफिट दे रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्पज में यूज होने चाहिए, ठीक है। तो देर आर सो मच इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट इन फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो आप लिख लीजिएगा इसे हिसाब से। तो इसलिए इसका इंटरफेयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है, ठीक है ना। सो मच आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ, किसकी फंक्शनिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और इससे क्या होता है, हमारी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। कई बार हम काम अच्छा चाहते हुए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है जिसकी वजह से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है वो निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट, डिफरेंस इन ओपिनियन। अब आपको पता है कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, यहाँ तक कि जो मैनेजिंग बोर्ड होता है जिसको हम इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग, उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के भी होते हैं, आपको पता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारा, तो डेमोक्रेटिक में पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है घुस जाना। तो इससे क्या होता है, कई बार उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स एडवर्सली इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो एक दूसरे के बदला लेने की सोचते हैं। अल्टीमेटली हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मेन पर्पस था कि वेलफेयर के लिए काम करना, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये मेरिट और डिमेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। छोटी छोटी क्लासें हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज मैं क्लास दे रहा हूँ आपको। आप इन क्लासेस को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप अपने रेफरेंस बुक में पढ़िए, इसके जितने भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, केस स्टडी देखिए, आपको 100% उस केस स्टडी का रिप्लाई मिलेगा इन क्लासेस के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमारी कंटिन्यू क्लास आती है तो आप डेली इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि रूटीन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप रूटीन को फॉलो करोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिसमें आपका सिलेबस टाइमली फिनिश हो जाएगा, प्लस में प्रॉपर टाइम रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,